56 दिन में ख़त्म कर देना है। पार्ट 1 है, पहला दिन आपका शुरू है। पाठ का नाम है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश, यानी ये पाठ का शुरुआत वैद्युत आवेश से किया जाता है। और सब लोग जानते होंगे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो सुनो ध्यान से, कोई याद है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? सिंपल सा परिभाषा सबको याद होगा कि किसी भी तार में, कोई तार है, उस तार में जो बहने वाली धारा होता है और जो समय होता है, इसी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। याद करो, आई क्यू बराबर क्या होता है? आई गुणे टी, यानी किसी भी तार में जो बहने वाला धारा होता है और जो समय होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। अच्छा सुनो ध्यान से, वैद्युत आवेश इसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आप जानने का प्रयास करेंगे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक आपको बताना है। हालांकि सब लोग जानते होंगे बाबू कि आवेश के मात्रक देखिए का होते हैं। आवेश के मात्रक में तो आप जानते होंगे, एमकेएस पद्धति में जब भी मात्रक आएगा तो आप कूलाम लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या लिखते हैं? कूलाम लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं बाबू? इसका मात्रक में पहला मात्रक है, दूसरा मात्रक आई को क्या कहते हैं? एम्पियर। आई को क्या कहते हैं? एम्पियर। आई इंटू टी को क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए। सुनो ध्यान से, आवेश का सब लोग को याद होना चाहिए। सबसे छोटा मात्रक आज याद होगा, सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। का नाम होगा फ्रैंकलिन। देखो नया शब्द आपके पास आया, फ्रैंकलिन। सब लोग याद करो, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होगा फ्रैंकलिन। कौन मात्रक? फ्रैंकलिन। कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में आप लोग। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उसका नाम होता है फैराडे। उसका नाम होता है फैराडे। सबको याद हुआ कि नहीं? बताओ, सब लोग याद किए कि नहीं याद किए? कि आवेश की जब भी बात होगी तो आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है उसका नाम होता है फ्रैंकलिन, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसका नाम क्या होता है? हाँ, फैराडे होता है, फैराडे होता है। चलिए सब लोग को याद हुआ, सब लोग को याद हुआ। चलिए यहाँ से एक प्रश्न आता है बाबू, कई बार एक लड़का पूछा भी है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? बताओ सब लोग। इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सबको याद हुआ। प्रोटॉन का कोई आवेश कहा कि प्रोटॉन का आवेश बताइए, तो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कोई आपसे पूछा, कोई पूछा, कौन पूछा? न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, उदासीन कण है। चलिए, कोई आपसे पूछा कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश कोई बताएगा? अल्फा कण आप पढ़ के आ रहे हैं बाबू, He24। अल्फा कण किससे प्रदर्शित करता है? हीलियम का नाभिक कहा जाता है। याद करो, 2He के ऊपर 4 अल्फा कण का आवेश कोई कहेगा, अल्फा कण का आवेश कहेगा। इस आवेश के लिए आप क्या लिखते हैं? 2E लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? 2E, क्योंकि यहाँ पर 2 है, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए आप 2E लिखेंगे। 2 आपका वैसे ही रखेंगे। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 16 दूना 32 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम रहेगा। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम अल्फा कण का आवेश आपके पास उपस्थित हुआ। चलो, सब लोग याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, सब लोग को याद हुआ कि नहीं? इतने कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा इस चीज़ को, आवेश के बारे में भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। आवेश के बारे में बहुत अच्छी बातें आपको बता सकते हैं। आवेश के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ठीक है? जिक्र कर रहे हैं आवेश के बारे में, ठीक है? चलिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आवेश का मूल इकाई क्या होता है? आवेश का मूल इकाई क्या होता है? मिटाएं इसको। नोट किए? नए तरीके से आप देखते चलिए, खाली सीखते चलिए बस। सब लोग सीखते चलिए। आवेश का मूल इकाई क्या होता है? चलिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि आवेश का मूल इकाई बताइए। आवेश का मूल इकाई क्या होता है? कभी नाम सुने हैं? आपको याद है आवेश का मूल इकाई क्या होता है? आवेश का मूल इकाई, तो चलो, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है। अच्छा, आपको याद होगा परमाणु के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है
उसी को हम लोग कहते हैं आवेश का मूल इकाई। छोटा सा, बहुत छोटा सा हेडिंग था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। सबको याद हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अब अभी आपके सामने लिखा गया था प्रोटॉन का आवेश, देखो प्लस में 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। चलो अल्फा कण का आवेश देख ही रहे हैं, न्यूट्रॉन का आवेश तो 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। दोनों का जो परिमाण होता है सेम होता है, लेकिन प्रकृति अलग अलग होता है। प्रकृति का मतलब जो चिन्ह होता है, ये माइनस होता है, क्या होता है? प्लस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻⁰, प्रोटॉन का आवेश +1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ होता है। सबको याद हो गया होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। कभी आप इसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, सब लोग याद हो गया इतना बात। अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बताने का कोशिश करेंगे। एक कूलाम का परिभाषा भी याद हो गया, एक कूलाम का परिभाषा भी याद हो गया। याद है ये कूलाम का परिभाषा? अच्छा, एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे, पहले सुनो, एक मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं बाबू? सबको याद है क्या? 1 मिली कूलाम में, मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम, सी का मतलब कूलाम होता है। जहाँ भी 1 मिली कहेगा 10⁻³ कूलाम कहेंगे। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं बाबू? 10⁻⁶ कूलाम होते हैं। और 1 पिको कूलाम में कितने कूलाम? हाँ, 10 के ऊपर कितना होता है? -12 कूलाम होता है। देखो, कई बार ये पूछा है कि 1 माइक्रोन कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो क्या कहोगे? 10 के ऊपर माइनस, ये सब छोटे होते हैं ना। माइक्रोन कह रहा है 10⁻⁶ कूलाम होंगे, 10⁻⁶ कूलाम होता है, ठीक है। माइक्रोन का मतलब ही होता है 10⁻⁶, और माइक्रो का भी मतलब होता है 10⁻⁶। एक एंगस्ट्राम कूलाम कहता है, तो एंगस्ट्राम का मतलब सब लोग जानते होंगे, 10⁻10 कूलाम आपको उपस्थित होता है। 10⁻10 कूलाम आपके पास उपस्थित होता है। तो ये भी डाटा आपने जान लिया कि जहाँ पे मिली कूलाम कहेगा तो क्या लिखना है, माइक्रो कूलाम कहेगा तो क्या लिखना है। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछी जाती है तो उसको आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबको याद हो गया। अब हम लोग बात बहुत सिंपल से, सब बच्चों को याद होगा कि आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम का परिभाषा बताइए, एक कूलाम का परिभाषा बताइए। का आपको याद है? Q बराबर होता है I गुणे T, Q बराबर होता है I गुणे T। Q वैसे ही लिखो, Q के जगह पर आप 1 कूलाम लिख सकते हैं, Q के जगह पर आप 1 कूलाम लिख सकते हैं। जहाँ I है तो 1 एम्पियर लिख सकते हैं ना, कोई तार है ना उसमें 1 एम्पियर की धारा जा रही है, 1 एम्पियर लिख सकते हैं आप। जहाँ T है तो 1 सेकेंड आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपका डिफिनेशन बनेगा कि यदि किसी तार में कोई तार है, कोई चालक है, उस चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो वहाँ पर आवेश 1 कूलाम होगा। यदि कोई चालक है या कोई तार है, यदि उस चालक या तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो वहाँ वैद्युत आवेश आपका 1 कूलाम होगा। वहाँ वैद्युत आवेश क्या होगा? 1 कूलाम होगा। सबको याद हुआ का? सब लोग बता देंगे। चलिए, सवाल भी कुछ अगर आपके दे दे, जैसे एक तार में 50 माइक्रो कूलाम, एक तार में 50 माइक्रो सेकेंड में 50 एम्पियर की धारा, 20 माइक्रो सेकेंड में 50 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आवेश बताना आपको। बताएं सवाल को भी आप, सवाल तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी समझते चलेंगे। सवाल क्या कहा कि एक कोई चालक है, उस चालक में, सुनो ध्यान से, उस चालक में 20 माइक्रो सेकेंड में 50 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आवेश बताइए। सब लोग बता देंगे। 20 माइक्रो सेकेंड में, 20 माइक्रो सेकेंड में बाबू, 20 माइक्रो सेकेंड का मतलब टी है, टी का मान 20 से माइक्रो सेकेंड, 20 माइक्रो सेकेंड। सब लोग जानते होंगे, जहाँ भी माइक्रो की बात करेगा तो आप 10 के ऊपर -10 लिखेंगे, और आगे सेकेंड है तो सेकेंड लिख देंगे। चलिए 6 लिख लीजिए। चलो, अगर आप चाहते हैं तो 2 गुणे, देखो 1 0 है ना, तो 6 में से घटा दो, 10 के ऊपर -5 सेकेंड लिख सकते हैं, 10 के ऊपर -5 सेकेंड लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 के ऊपर -5 सेकेंड आप लिख सकते हैं। किसका मान आ चुका है? टी का मान आ चुका है। किसका मान आ चुका है? टी का मान आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सब लोग ये तो जान गए, सब लोग ये जान गए कि टी का मान आपका 2 गुणे 10 के ऊपर -5 सेकेंड आ गया। और आपके पास धारा भी दिया गया 50 एम्पियर।
आई का मान, धारा जब कहेगा तो आई लिखते हैं ना। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आवेश पूछा जा रहा है। आवेश का मतलब आपके पास क्यू पूछा जा रहा है। क्यू बराबर आप पढ़े होंगे आई गुणे टी, क्यू बराबर पढ़े होंगे आई गुणे टी। जहाँ आई है तहाँ 50, जहाँ टी है तहाँ पर 2 गुणे 10 को माइनस 5, 50 दूना क्या आ जाएगा 100, 100 गुणे 10 को माइनस 5। आप क्यू बराबर यहाँ 10 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, गुणे 10 को माइनस 5। क्यू बराबर आप लिख सकते हैं 10 को माइनस 3, आगे कुलाम कर लेंगे। 5 में से 2 जाएगा तो 10 को माइनस 3 कुलाम आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत सिंपल सा, कोई प्यारा सा ये आपका टॉपिक था। इस तरीके के टॉपिक अगर आपको मिले सवाल तो बहुत आप तरीके से मिलते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद से आपके पास होता है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, जिसमें आप धन आवेश की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद से ऋण आवेश की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब याद होगा कि फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में कहा था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। किसने? फ्रैंकलिन ने। सुनो ध्यान से, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने 1750 ईस्वी में कहा था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन आवेश? धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश मिटा रहे हैं, ठीक है। खाली आप समझते चलिए, सब लोग कॉपी पर लिखे होंगे, जो नहीं लिखे होंगे बहुत फास्टली एकदम समझिए कि मुझसे ज़्यादा आपका कलम रफ्तार से चलना चाहिए, मुझसे ज़्यादा आपका कलम रफ्तार से चलना चाहिए। चलिए तो क्या हो गया आपके पास, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज माने आवेश होता है, 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक आपके पास होता है धन आवेश, जिसको आप अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक होता है ऋण आवेश, जिसको आप अंग्रेजी में नेगेटिव चार्ज कहते हैं। सबको याद हो चुका होगा, सब लोग याद किए होंगे कि सर्वप्रथम फ्रैंकलिन, अमेरिका के वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। अभी आपने पढ़ा भी था कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी होता है फ्रैंकलिन, अपने ही नाम पर वो दिए थे। फ्रैंकलिन ने ही कहा, अमेरिका के वैज्ञानिक थे 1750 ईस्वी में, कि आवेश को उसने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। चलो बाबू, धन आवेश का मतलब होता है कि जब कोई परमाणु है या तत्व है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब कोई भी तत्व हो, कोई भी परमाणु हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह आता है। अधिकतर धातु ऐसा कार्यक्रम करते हैं। अधिकतर कौन काम करते हैं? धातु। सोडियम के अंतिम में जानते होंगे 2 ठीक होता है तो 1 छोड़ देता है, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव का चार्ज होता है। मैग्नीशियम 2 छोड़ता है, एल्युमिनियम 3 छोड़ता है, क्योंकि एल्युमिनियम का अंतिम में 13 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2 और 3 होता है, 3 छोड़ता है, इसलिए इसके ऊपर कितना होता है, 3 आ जाता है। चलिए ऋण आवेश, आप ऋण आवेश के बारे में भी जानते होंगे कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अच्छा देखो, धन आवेश का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। धन आवेश का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। सब लोग याद करो, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मान लो प्लस आ गया, तब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 हो गया, तो जिसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो इसको भी आप बता सकते हैं, बता देंगे सब लोग। चलिए अब ऋण आवेश की बात होगा, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर आवेश की कमी हो जाती है, यानी उसके ऊपर ऋण का चिन्ह आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कर्ज ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कर्ज लेगा, जब कर्ज लेगा तो उसके ऊपर ऋण आवेश की चिन्ह आती है। लेकिन ये ऋण आवेश के चिन्ह बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ऋण आवेश का चिन्ह बताता क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जरा आप सोचिए, क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस लगा दीजिए, तो एक इसमें अधिक हो गया इलेक्ट्रॉन, माइनस ये बताता है कि इसके कितने हो गए, 18 हो गया। ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर -2 ले लिया तो इसके पास कितना आ जाएगा, 10। तो इलेक्ट्रॉन ये बताता है, किसी के ऊपर माइनस का चार्ज ये बताता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है। और देखो, अब जो बात होगी, अगर समान आवेश होता है, जैसे आवेश के कुछ गुण भी आप पढ़े होंगे कि जब समान आवेश होता है, समान आवेश, आवेश के गुण की बात करें, आवेश के गुण की बात करें हम लोग, क्वालिटी ऑफ चार्ज, अगर समान आवेश हो गए, दोनों प्लस वाले हैं, तो इसमें क्या होगा बाबू, दोनों में रिफ्लेक्शन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। भाई समान होगा तो प्रतिकर्षण तो होगा, दोनों एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो ये प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, मान ले कि ये भी है आवेश है, ये भी है, दोनों के विपरीत चिन्ह है, दोनों का माइनस, दोनों के समान चिन्ह है, दोनों पर माइनस है, तभी क्या होगा आपके पास, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों माइनस के चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, एक पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। चलो
एक प्लस आपका है, एक माइनस है, जब अलग अलग होंगे तो इसके बीच में क्या होगा बाबू, आकर्षण होगा। इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। एक प्लस हो एक माइनस हो तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी जब विपरीत आवेश होते हैं, जब विपरीत आवेश होता है तो उसमें आकर्षण होता है, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन जब समान आवेश होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, सबको याद होगा, ठीक है, सबको याद होगा। समान आवेश जब भी होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा। चाहे दोनों प्लस होंगे तभी एक दूसरे से दूर हटेंगे, दोनों माइनस होंगे तभी एक दूसरे से दूर हटेंगे। इस तरीके से आपके अगर कोई पूछे तो आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर आया है कि आवेश के आधार पर जो पदार्थ होता है उसका वर्गीकरण, आवेश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, सब लोग याद करते चलना है, सब लोग को याद करते चलना है। आवेश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में बांटते हैं बाबू, 3 भागों में। कौन कौन, चालक, अचालक और अचालक। चलिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवेश के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। आवेश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पर, आवेश के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला आपका होता है चालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। दूसरा होता है अचालक, जिसको अंग्रेजी में नॉन कंडक्टर कहते हैं। तीसरा होता है अर्धचालक, जिसको अंग्रेजी में आप सेमी कंडक्टर कहते हैं। सब लोग को याद होगा, सब लोग को आप इसमें लोहा लिख सकते हैं, आप इसमें चांदी लिख सकते हैं, आप इसमें सोना लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, आप इसमें प्लास्टिक लिख सकते हैं, प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, कांच भी आप लिख सकते हैं, आप रबड़ भी इसमें लिख सकते हैं, पत्थर भी लिख सकते हैं, आप इसमें जर्मेनियम लिख सकते हैं, पढ़ के आ रहे हैं नए नए अभी, जर्मेनियम लिख सकते हैं आप, सिलिकॉन लिख सकते हैं आप, आर्सेनिक लिख सकते हैं आप, एंटीमनी भी आप लिख सकते हैं। तो चालक की जब बात होगा तो सिंपल सी बात होगी कि चालक वे होते हैं जिसके अंदर आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। चालक वे होते हैं जिसके अंदर हम लोग आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सब लोग याद करो, चालक वे होते हैं जिसके अंदर आप आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं। उदाहरण में तो आपके सामने लिखा गया है, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, जिंक लिख सकते हैं, तमाम प्रकार के धातुओं का आप लिख सकते हैं। और आपके पास अचालक भी देख रहे हैं, अचालक वे होते हैं जिसके अंदर हम लोग आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक लिख सकते हैं, रबड़ लिख सकते हैं, तमाम प्रकार के कांच वगैरह जो होते हैं आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अर्धचालक तो आप पढ़ के आ रहे हैं लेसन नंबर 14 में बहुत विस्तार पूर्वक। तो अर्धचालक वे होता है जिसके अंदर चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चीज़ पूछे आपसे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें क्या हम लोग, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें क्या हम लोग। जैसे आपसे कोई कह दिया कि एक धातु में 10 के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक धातु में 10 के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक धातु में 10 के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो आवेश बताइए, तो आवेश बताइए, तो आवेश बताइए। चलिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक धातु में 10 के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आवेश बताना है। बताइए, 10 के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या दे दिया, यन दे दिया। हल करेंगे आप, इसका मतलब क्या दे दिया, यन दे दिया, यन दे दिया बाबू। 10 के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब ये बात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेगा तो यन लिखेगा, यन का मान 10 के ऊपर 5 दे दिया। क्या आपको निकालना है बाबू, क्यू। आवेश कहेगा तो क्यू। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्यू बराबर एन नहीं, क्यू बराबर क्या होता है, यानी याद करो, क्यू बराबर एन नहीं, क्यू आपको निकालना है, यन का मान 10 के ऊपर 5 है। ई आपका मूल आवेश है, ये ये आपका मूल आवेश है जिसका मान हमेशा फिक्स होता है। 10.6 गुणे 10 को माइनस 19। चलिए, 1.6 जैसे वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिख दो। तो यन में से माना 19 में से 5 घटा दो, 10 को माइनस 14 और आगे सी बना दोगे। सी का मतलब होता है खुला, आगे सी बना दोगे, सी का मतलब होता है खुला। कोई अनुपस्थित नहीं करेगा, 4 दिन एक पाठ का चलेगा, पहला दिन आपका चल रहा है, ठीक है। तो अगर एक धातु में या एक चालक में या जो भी कहिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा तो आप हमेशा यन लिखते हैं, और जब भी आवेश पूछेगा तो आप क्यू बराबर यानी से इसको निकाल सकते हैं। क्यू बराबर किससे निकाल सकते हैं, यानी से निकाल सकते हैं। सब लोग निकाल लेंगे, बोलिए, सब लोग निकाल लेंगे इसको। अच्छा, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अब आगे आप बढ़ते हैं और आपसे एक प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए, प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए, प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि आपके क्वेश्चन ये है कि किसी चालक को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित बताना है आपको। चलिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, मान लो
मान लो कोई चालक, मान लो लोहा ये है, इसके ऊपर आवेशित कर दें तो इसके अंदर जो द्रव्यमान है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। याद करो, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अब क्यों बढ़ेगा हम आपको बताते हैं। मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह है, अब तो 11 हो जाएंगे ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा तो द्रव्यमान ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कोई चालक है उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह आ गया, या उस चालक हमने ऋण आवेशित कर दिया, तो बताइए उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो क्या कहेंगे? उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है। अब इसी का उल्टा मान लो कोई चालक है उसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह है, कोई चालक है उसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह है, तब आपसे कोई पूछेगा बताओ इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो आप क्या कहेंगे? घटेगा। प्लस वाले ये चीज़ बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, प्लस का भी आपने जिक्र किया था। तो चलो इसको भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बोलो कोई दिक्कत है? सब लोग बता देंगे कि नहीं बताएंगे? सब लोग बता सकते हैं, सब लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए, आवेश के क्वांटम पद्धति को किस प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया? एक प्रश्न आपसे आता है। क्वांटम सिद्धांत अभी आप पढ़ेंगे कि जो आवेश होता है, जो Q होता है, मान जो आवेश होता है वह मूल आवेश के n गुणनफल के बराबर होता है। याद करिए, Q बराबर n नहीं, Q आपका आवेश होता है, n आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ही आपका मूल आवेश। तो जो आवेश होता है, किसी भी चालक का जो आवेश होता है वह मूल आवेश के n गुणा के क्या होता है? बराबर होता है। खैर, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि आवेश के जो क्वांटम पद्धति है किस प्रयोग द्वारा स्थापित की गई थी? प्रश्न ये बहुत अच्छा है। आवेश का जो क्वांटम पद्धति है, आवेश का अच्छे क्वेश्चन जानेंगे ना हम लोग, तभी तो जानेंगे। आवेश का क्वांटम जो सिद्धांत है वह किस पद्धति द्वारा स्थापित की गई थी? किस पद्धति द्वारा उस पद्धति का नाम बताना। क्वांटम सिद्धांत Q बराबर या नहीं होता है बाबू, कि जो तत्व होते हैं, जो धातु होता है, उसका जो आवेश होता है वह मूल आवेश के n गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, तो उसका नाम होगा मिल्कन के तेल के बूंद के प्रयोग से। याद कर लेना उत्तर आज। मिल्कन एक वैज्ञानिक का नाम है बाबू। मिल्कन के तेल के बूंद से इसने अपना प्रयोग किया था, उस पद्धति का नाम बताना है। तो मिल्कन के तेल के बूंद के प्रयोग से यह सिद्धांत स्थापित हुआ था। मिल्कन एक वैज्ञानिक का नाम है, मिल्कन के तेल के बूंद से ये सिद्धांत को स्थापित किया गया था। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, आप पढ़े भी होंगे इस क्वेश्चन को, छोटा सा। अभी आवेश के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसी समय से, देख लो 30 मिनट से प्रश्न है कि वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियाँ होती है। कोई वस्तु है, उसको आवेशित करने के लिए, उसके ऊपर आवेश उत्पन्न करने के लिए आप कितने विधि का प्रयोग करते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वस्तु को अच्छे क्वेश्चन आपसे दिखा जाए, वस्तु को आवेशित करने के कितनी विधियाँ होती है, करने की कितनी विधियाँ होती है, कितनी विधियाँ होती है? आपसे कोई पूछा कितनी विधियाँ होती है वस्तु का आवेशित, यानी वस्तु को आवेशित माने उसके ऊपर आवेश उत्पन्न करने के लिए कितनी विधियाँ होती है? तो देखो, मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती है। कोई भी वस्तु है उसको आवेशित करने के लिए मुख्य रूप से कितनी विधियाँ होती है? 3 विधियाँ होती है, ठीक है। एक होता है घर्षण विधि, एक होता है चालन विधि, एक होता है प्रेरण विधि। सब लोग याद करो, घर्षण विधि, ठीक है, जो आप वस्तु होते हैं उसके ऊपर आवेश उत्पन्न करने के लिए 3 विधि होती है। एक होता है घर्षण विधि, एक होता है चालन विधि, घर्षण विधि, एक होता है चालन विधि, तीसरा होता है आपका प्रेरण विधि, होता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कितनी विधियाँ होती हैं? तो आप देख रहे हैं 3 विधि होती है, चालन विधि, घर्षण विधि। इस सारे विधि के बारे में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तुरंत आप जवाब देंगे। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे इस तरीके के, तो आप जवाब देने की कृपा प्रदान करेंगे। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियाँ होती है, चालन विधि, प्रेरण विधि और कौन विधि? घर्षण विधि, ठीक है। चलो, अच्छा जल्दी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन, आइए आपके पास आ रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। चलिए मिटा दें इसको, सबको लिख लिए होंगे। चालन विधि, और उसके बाद से प्रेरण विधि, और उसके बाद से आपका एक और विधि है घर्षण विधि। तीनों विधि के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित
कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कितने विधि का प्रयोग करते हैं? 3 विधि का प्रयोग करते हैं। तीनों विधि आपको याद हो गया। चलो, अब आपसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन, आवेशन का मतलब होता है प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु का आप आवेशित कैसे करेंगे। अच्छा, आपको याद है कि इस विधि के द्वारा वस्तु को स्पर्श नहीं किया जाता। याद करिए, बिना स्पर्श किए कोई वस्तु है, कोई चालक है और उस चालक को बिना स्पर्श किए हुए जब उसके ऊपर आवेश को हम लोग उत्पन्न कर देते हैं तो इसी को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। याद करो, कोई भी चालक है, कोई धातु है, उसको बिना स्पर्श किए हुए, स्पर्श नहीं करना है, बिना स्पर्श किए हुए उसके ऊपर क्या करते हैं? आवेश उत्पन्न कर देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। आपके उदाहरण हमको लगता है 1.1 यही दिया गया है, एग्जाम्पल 1.1 यही दिया गया है। आपने बनाया भी है कि आपके पास एक धातु है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, एक ऋणात्मक छड़ लेके जाते हैं तो उसके ऊपर धन ऋणात्मक लेके जाते हैं तो धन ऋणात्मक दोनों उत्पन्न होता है। इस प्रकार अंतिम में उसके ऊपर केवल धन का ही चिन्ह रह जाता है, बिना स्पर्श किए हुए जब किसी भी धातु के ऊपर हम लोग आवेश को उत्पन्न करते हैं तो उसी को प्रेरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आवेशन कहते हैं। आपको मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक धातु है, स्टैंड पर रखा गया है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है लेकिन इसके ऊपर आवेश उत्पन्न करना है। तो ए नंबर चित्र आप करा। बी नंबर चित्र में आपने क्या किया कि स्टैंड पर रखा गया है, आपने यहाँ पर एक ऋणात्मक छड़ लेकर गया। कौन सा छड़? ऋणात्मक छड़ लेकर गया। तो इसके ऊपर इधर प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? मैं स्पर्श नहीं करना है। ये बी नंबर चित्र आप करा। सी नंबर चित्र में देखिए, ये धातु रहा और ये आपका स्टैंड रहा और आपने क्या किया? इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। इसको लिया कर किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। चलो बाबू, पृथ्वी से आपने जोड़ दिया। चलो, पृथ्वी से जोड़ दिया आपने। चलो, ये तो आपका यहाँ पर रखा गया है, माइनस वाला है, आपने पृथ्वी से जोड़ दिया। जब पृथ्वी से इसको जोड़ेंगे तो इसके ऊपर का ऋण आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसके ऊपर क्या होता है? ऋण आवेश पृथ्वी के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि अब ये चौथा, ये सी नंबर था। डी नंबर में अब इस जो छड़ है वो छड़ को आप हटा लीजिए। तो जब छड़ को हटा लेंगे तो इसके चारों ओर धन आवेश का चिन्ह आ जाता है। तो इस प्रकार देखिए, एक आवेश था, एक धातु था जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन आपने क्या किया? आपने बिना उसको स्पर्श किए हुए इसके ऊपर आवेश उत्पन्न कर दिया। इसी को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा क्या कहते हैं? आवेशन। अच्छा, एक बात बताओ, घर्षण द्वारा आवेशन। अगर आपसे कोई पूछे, अभी आपने 3 विधि को पढ़ा, तो घर्षण द्वारा आवेशन, तो आपको याद होगा कि घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? बताओ कोई, क्या होता है? 2 वस्तु को लेकर रगड़ते हैं, 2 वस्तुओं को लेकर रगड़ते हैं। आपको याद होगा कि आप छोटे होंगे तो बालों में ऐसे रगड़ते होंगे, खूब गरमाते होंगे, कागज चिपक जाता था। तो इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेश। हमें 2 वस्तुओं को रगड़ करके तब उसके ऊपर आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो उसका चालन द्वारा तो जानते होंगे, धारा प्रवाहित करके तब आवेश को उत्पन्न किया जाता है उसको। ठीक है, ये तीनों विधि आपको जानकारी हुई। उसके बाद से आवेश के कुछ मूल गुण होते हैं। आवेश की योज्यता आप पढ़े होंगे। आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश के योज्यता से आप क्या समझते हैं? आवेश के योज्यता से आप क्या समझते हैं? बाबू, हम लोग तो फिजिक्स के साथ साथ आज से अंग्रेजी भी कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, आवेश की योज्यता, नहीं तो हमारे लिए अंग्रेजी पहाड़ हो जाएगा। आवेश का योज्यता। देखो, आवेश की योज्यता का मतलब योग का मतलब होता है जोड़ना। देखो, योज्यता का मतलब होता है योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब कई आवेशों के एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश की योज्यता कहते हैं। जब कई आवेशों के एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी को आवेश का योज्यता कहते हैं। मान लो Q बराबर हो गया Q1, Q2, Q3, डैश आप जहाँ इच्छा हो तहाँ तक लेके जाइए। तो जब कई आवेशों को जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों की योज्यता। जब कई आवेशों के एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी को आवेशों की योज्यता। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि मान लो 4 आवेश आपके पास है, 10 कूलाम, 20 कूलाम, 30 कूलाम, 40 कूलाम, तो उसका कुल योज्यता बताइए। तो Q बराबर 10, 20, 30, 40 को जोड़ देंगे तो 10, 20, 30, 30, 60, 60, 40, 100 आपका हो जाएगा। तो 100 कूलाम आपका आवेश आ जाएगा। चलिए, आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब क्या होता है? या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश संरक्षण का नियम बताइए। आवेश संरक्षण का नियम बताइए।
अगर आपसे कोई पूछे आवेश संरक्षण के नियम में, तो आप सिंपली बात कहेंगे कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलिए, वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण, वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण याद करो, वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। चलो आप तो जब छुट्टी रहेगा तब अंग्रेजी हम लोग पढ़ेंगे 1-1 घंटा, और क्या। फिजिक्स पढ़िए पहले। वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण, क्यू बराबर आपका होता है एन ई, क्यू बराबर आपका होता है एन ई। क्यू को क्या कहते हैं? आवेश। क्यू को क्या कहते हैं? आवेश। ई को क्या कहते हैं? मूल आवेश। क्यू का आवेश कहते हैं, ई को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। यानी कह सकते हैं किसी चालक का जो आवेश होता है, किसी चालक का जो आवेश होता है वह मूल आवेश के समान, माने मूल आवेश के यन गुणनफल के बराबर होता है। देखो, जो आवेश होता है ये मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो मूल आवेश ई और यन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसी को कहते हैं हम लोग का वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण। क्वांटिमीकरण यहाँ पर देखना, वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण। सबको याद हुआ का? बता देंगे सब लोग। चलो अब आते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल देखो ध्यान से सुनो। अच्छा देखो, बिंदु आवेश का परिभाषा आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना, वो आवेश जो बिंदु आकार का होता है, जैसे 10 को मैंने 4 दे दिया, 10 को मैंने 6 दे दिया, ये सब देता है ना। तो अगर आपसे कोई कहे कि बिंदु आवेश किसे कहता है, बिंदु आवेश किसे कहता है, तो आप कहेंगे वह आवेश जिसका आकार बिंदु के समान होता है, वह आवेश जिसका आकार बिंदु के समान होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। हालांकि बिंदु आवेश को भी क्यू से प्रदर्शित करता है। बिंदु आवेश को भी किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो वह आवेश जो बिंदु के आकार का होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। और ये किसके समान होता है भाई? बिल्कुल एकदम आपको याद होगा। अब आइए वैद्युत बल। वैद्युत बल, वैद्युत बल खूब आराम से आप देखेंगे वैद्युत बल क्या होता है। सिंपली बात आप जानेंगे, वैद्युत बल। वैद्युत बल देखो, दो बिंदु आवेशों के बीच, जैसे मान लो ये भी बिंदु आवेश है Q1, ये भी क्या है Q2। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल माने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अच्छा, आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों कहा जा रहा है बाबू? जब देखो, जब दोनों प्लस होंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तब प्रतिकर्षण होगा। या दोनों माइनस होंगे, ये भी माइनस है, तभी प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या होगा? आकर्षण। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो वैद्युत बल होता है वह संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है? वैद्युत बल संरक्षी होता है, याद रखेंगे। वैद्युत बल कैसा होता है? संरक्षी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है, तो सीधे आप कहेंगे बाबू कि जो वैद्युत बल होता है संरक्षी होता है। वैद्युत बल कैसा होता है? संरक्षी होता है, यानी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद से देखो वस्तु, आपसे पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम इसके बाद से आ रहा है। कौन नियम? कूलाम के नियम। सब लोग को याद होगा, सब लोग को याद होगा कूलाम के नियम। बहुत ही प्यारा सा रूल है कूलाम का नियम, याद है क्या? कि सुनो ध्यान से, कहोगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच, देखो Q1 Q2, इसके बीच की दूरी R ले लो, कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले जो वैद्युत बल होते हैं, उस वह वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि दो पिंडों के या कि दो बिंदु आवेशों के बीच, ये भी आवेश, ये भी आवेश, कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बाबू। इस तरीके से आप समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, याद करो Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। देखो ध्यान से, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, लेकिन दो बिंदु के बीच, बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, नीचे है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती आप कह रहे हैं। जरा सोचिए, हम लोग समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो K नियतांक के रूप में आता है। K का आता है? नियतांक आता है। लेकिन आप K की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सुनो, 1/4πε0 के एक नियतांक आता है जिसका मान आपका क्या होता है? याद है? 9 × 10 के ऊपर 9 होता है, सबको याद होगा। खाली ε0 को क्या कहते हैं बताओ?
निर्वात की वैधशीलता, निर्वात की वैधशीलता एप्सिलॉन बना है ना, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। निर्वात का वैधशीलता सबको याद होना चाहिए। निर्वात का वैधशीलता, निर्वात का वैधशीलता एप्सिलॉन नॉट को मान बताओ इसका। 8 × 5 × 10 के ऊपर -12। मात्रक बोलो इसका, मात्रक बोलो सब लोग, मात्रक बोलो। देखो मात्रक को तन को नहीं लड़खड़ाना है, तन को नहीं लड़खड़ाना। देखो हाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो। आई क्यू का क्यू स्क्वायर लिख लो, Q1 Q2 को। आई 4 पाएगा तो कोई मात्रक होगा नहीं, अंक है, छोड़ दो, ये आप बाटा में आ जाएगा। और R स्क्वायर है तो R स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ से इसका मात्रक आएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देख लो। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति। कभी भी आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा ना कितने, इसका क्या मात्रक होता है, तो उनको मत घबराइएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं ऊपर कर लीजिएगा या आप नीचे आ जाएगा। इसके लिए कूलाम, इसके लिए कूलाम, ये आपके लिए न्यूटन, लेकिन नीचे है तो प्रति में चला जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू प्रति मीटर। अच्छा एक चीज़ और बता दें, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं क्या आप सिद्ध कर सकते हैं क्या कूलाम के नियम? सब लोग सिद्ध कर लेंगे, सब लोग सिद्ध कर लेंगे कूलाम के नियम। कूलाम के नियम में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 2 बिंदु आवेश दिखा दीजिएगा बाबू, Q1 और Q2 और R। और आपको लिखना पड़ेगा कि 2 बिंदु आवेश है जिनकी 2 बिंदु आवेश है Q1 Q2 जिन पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। और जो बल होता है उनके बीच की दूरी के बल के बीच का समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। तब बाबू आप आराम से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही आपका हो जाता है। या हटा देंगे तो Q1 या 4 पाई जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखिए, सदिश रूप में लिखिए। कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखिए, सदिश रूप में लिखिए। किसके नियम को? कूलाम के नियम को। देख लो कई बार ये पूछा जाता है, तो सब लोग आज याद कर लो कैसे लिखोगे। कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए या वेक्टर, उसको सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखिए। किस रूप में? वेक्टर रूप में लिखिए, वेक्टर रूप में। ये बताओ यहाँ बराबर क्या लिखे थे? 1/, ये काम करो K लिख लो, K लिख लो, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। देखो ये आवेश आपके अदिश राशि है, कोनो चिन्ह। R आपका दूरी अदिश राशि, कोनो चिन्ह। ये बल आपका सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देंगे। इधर R दिखा करके वेक्टर लगा दीजिएगा। R इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, हालांकि R का मान नहीं रखते हैं, लेकिन आप उसमें वेक्टर लगा दीजिएगा। तो ये आपका कूलाम का नियम का क्या होता है? सदिश रूप होता है। बात समझ रहे हैं? चलो तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपको मैं कल इसका आगे रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? तो आज का पहला दिन था ये लेसन नंबर 1 का, इतना ही रहने दो।